हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड, जो कि हिंदी में हैरी पॉटर और शापित संतान। तो ये एक नाटक पटकथा है, ठीक है। जेके रोलिंग, जॉन टी फैन और जैक थॉर्न ने इसे लिखा है। ये कहानी बाकी कहानी से थोड़ी सी अलग होने वाली है, बिकॉज वो मैं इसे बोरिंग नहीं करना चाहता। तो हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे कि थोड़ा मज़ा भी आए, और बहुत सी चीज़ें शायद फर्स्ट बुक जितनी हमने मूवी में देखा है या फिर बुक्स में पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ने की कोशिश करूँगा। बीच बीच में रुक भी जाऊँगा, बिकॉज पूरा तो थ्योरी मैटर नहीं पढ़ने वाला हूँ मैं। बट हाँ, मैं पूरी बुक पढ़ूँगा और बीच बीच में रुक भी जाऊँगा कहीं कहीं पे, जहाँ मैं कुछ समझ में नहीं आएगा, या फिर मैं सोचूंगा कि इसे खोजते हैं या फिर इसके बारे में थोड़ा और बातचीत करने की कोशिश होगी, तो वहाँ पे हम लोग करेंगे। वैसे ये बाकी बुकों से थोड़ा अलग है, बिकॉज इसमें हमें कैरेक्टर नाटक में जो होता है ना, वैसा दिखेगा। ठीक है, तो अंक एक, दृश्य एक, किंग क्रॉस। व्यस्त और भीड़ भाड़ भरा स्टेशन। अरे हाँ, मैं ये बताना भूल गया कि यहाँ पे कहानी जो है ना, वो डेडली हैलो पार्ट 2 के बाद की शुरू हो जाती है। मतलब जब हैरी जो है वो ऑफिस में काम करने लगता है वहाँ पे, और वो सब बड़े हो जाते हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, तो वो अब हॉगवर्ट्स पढ़ने जा रहे होते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। व्यस्त और भीड़ भरा स्टेशन। यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो कहीं जाने की कोशिश कर रहे हैं। हड़बड़ी और हुल्लड़ के बीच दो लदी हुई ट्रॉलियों के ऊपर दो बड़े पिंजरे खड़खड़ा रहे हैं। उन्हें दो लड़के, जेम्स पॉटर और एल्बस पॉटर, धक्का दे रहे हैं। उनकी माँ जिनी पीछे पीछे आ रही है। 37 साल के हैरी के कंधों पर उसकी बेटी लिली है। एल्बस, डैडी। वह बार बार वही बात बोलता है रहता है। हैरी, जेम्स रहने दो। जेम्स, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि वह नाशक्ति में जा सकता है, और वह जा भी सकता है, इसलिए। अपने डैडी की गुस्से भरी निगाहें देखकर, कोई बात नहीं, जेम्स कहता है। एल्बस, अपनी मम्मी को देखते हुए, आप मुझे चिट्ठी लिखेंगी, है ना? जिनी, तुम चाहो तो हर दिन लिखेंगे। एल्बस, नहीं, हर दिन नहीं। जेम्स कहता है कि ज़्यादातर विद्यार्थियों को घर से महीने में एक ही चिट्ठी आती है। मैं नहीं चाहता कि। ठीक है हैरी, हमने तुम्हारे भाई को पिछले साल हर सप्ताह 3 चिट्ठियाँ लिखी थी। एल्बस, क्या? जेम्स। एल्बस जेम्स को आरोप भरी निगाहों से देखता है, जो दांत निकालता है। जिनी, हाँ, तुम्हें अपने भाई की हर उस बात पर यकीन नहीं करना चाहिए जो वह तुम्हें हॉगवर्ट्स के बारे में बताता है। वह बहुत ही मजाकिया है। जेम्स, क्या अब हम जा सकते हैं? एल्बस ने अपने डैडी को देखा और फिर मम्मी को। जिनी, तुम्हें बस प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच की दीवार में से सीधे चलकर घुस जाना है। लिली, मैं बहुत रोमांचित हूँ। हैरी, रुकना नहीं और डरना मत कि तुम इससे टकरा जाओगे। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर तुम घबरा रहे हो तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम यह काम दौड़ कर कर लो। एल्बस, मैं तैयार हूँ। हैरी और लिली अपने हाथ एल्बस की ट्रॉली पर रखते हैं। जीनी जेम्स की ट्रॉली के करीब पहुंच जाती है और पूरा परिवार मिलकर बैरियर की तरफ तेजी से दौड़ने लगता है। अंक एक, दृश्य दो, प्लेटफॉर्म पौने 10। जो हॉगवर्ड एक्सप्रेस से निकलते गहरे सफ़ेद धुएं में ढका हुआ है, और यहाँ भी भीड़ है, लेकिन यह शानदार सूट पहनकर नौकरी पर जाने वाले लोग नहीं हैं। यहाँ तो चोगा ओढ़े जादूगर और जादूगरनियाँ हैं, जिनमें से ज़्यादातर इस उधेड़बुन में हैं कि अपनी प्रिय संतानों से विदा कैसे ले। एल्बस, लो आ गए। लिली, वाह। एल्बस, प्लेटफॉर्म पौने 10। लिली, वे कहाँ हैं? क्या वे आ गए हैं? शायद वे नहीं आए हैं। हैरी उंगली से रॉन, हरमाइनी और उनकी बेटी रोज की तरफ इशारा करता है। लिली तेजी से उनका तरफ दौड़ पड़ती है। रॉन अंकल, रॉन अंकल। रॉन उनकी तरफ मुड़ता है। जब लिली दौड़ती हुई उसके करीब पहुंचती है तो वह उसे बाहों में उठा देता है। रॉन, तुम पॉटर परिवार में मुझे सबसे पसंद हो। लिली, क्या आपको मेरी चाल पता चली? रॉन, क्या तुम्हें विल प्लीज की विजार्ड विजेस की प्रमाणित नाक चुराने वाली सास का पता है? रोज, मम्मी डैडी एक बार फिर वही लचर चीज कर रहे हैं। हरमाइनी, तुम कहती हो लचर, वो कहते हैं लाजवाब। मैं कहती हूँ बीच में कहीं। रॉन, ठहरो, मुझे इस हवा को चबाने दो। और अब यह आसान मामला है। अगर मेरे पास से लहसुन की थोड़ी गंध आ जाए तो माफ़ करना। वह लिली के चेहरे पर सांस छोड़ता है। वह खिलखिलाती है। लिली, आपके मुंह से दलिए की गंध आ रही है। रॉन, अकड़म बकड़म,
छोटी लड़की इस बात के लिए तैयार हो जाओ कि अब तुम कोई गंध नहीं सूंघ पाओगी। वह उसकी नाक के ऊपर उठाता है। लिली, मेरी नाक कहाँ है? रॉन, ओह, उसका हाथ खाली है। यह एक लचर करतब है। हर कोई इसके लचरपन पर खुश होता है। लिली, आप अनाड़ी हैं। एल्बस, एक बार फिर हर कोई हमें ही घूरे जा रहा है रॉन, मेरी वजह से। मैं बहुत ही मशहूर हूँ। नाक के मेरे प्रयोग बड़े ही लोकप्रिय हैं। हरमाइनी, निश्चित रूप से उनमें कुछ बात तो है। हैरी, गाड़ी ठीक से पार्क कर दी? रॉन, हाँ कर दी। हरमाइनी को तो यकीन नहीं था कि मैं मगलू ड्राइविंग टेस्ट पास कर सकता हूँ, है ना? उसे लगा रहा था कि मुझे टेस्ट लेने वाले पर जादू करना पड़ेगा। हरमाइनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा है। रोज, और मुझे पूरा भरोसा है कि डैडी ने टेस्ट लेने वाले पर जादू किया था। रॉन, ओए एल्बस, डैडी। एल्बस हैरी का चोगा खींचता है। हैरी नीचे देखता है। क्या आप सोचते हैं अगर मुझे नाशक्ति में रख दिया गया, हैरी, तो इसमें क्या गलत है? एल्बस, नाग शक्ति नाग का दल है, काले जादू का दल। यह बहादुर जादूगरों का दल या हाउस नहीं है। हैरी, एल्बस सीवियरियस तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टरों के नाम पर रखा गया है। उसमें से एक नाग शक्ति में थे और वे संभवतः सबसे बहादुर इंसान थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। एल्बस, लेकिन मान लो हैरी, अगर यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो चुनने वाली टोपी तुम्हारी भावनाओं को ध्यान में रखेगी। एल्बस, सचमुच? हैरी, उसने मेरे साथ यही किया था। यह एक ऐसी बात है जो उसने पहले कभी नहीं कही थी, इसलिए यह उसके दिमाग के आसपास एक पल तक गुजरती गूंजती है। हॉगवर्ट्स जाकर तुम कुछ बन जाओगे एल्बस, मेरा तुमसे वादा है। वह डरने वाली कोई बात नहीं है। जेम्स तीखेपन से, थ्रेशोल्ड्स की सीमा थ्रेशोल्ड्स से बच कर रहना। एल्बस, मैं तो सोचता था कि वे अदृश्य होंगे। हैरी, अपने प्रोफेसरों की सुनो, जेम्स की बात मत सुनो। और हाँ, मजे करना मत भूलना। अब अगर तुम यहाँ नहीं चाहते कि ट्रेन तुम्हें छोड़कर चली जाए तो तुम्हें इसमें बैठ जाना चाहिए। लिली, मैं ट्रेन के पीछे पीछे दौड़ लगाऊंगी। जिनी, लिली, सीधी तरह से वापस आ जाओ। हरमाइनी, रोज, नेविल को हमारा प्यार देना मत भूलना। रोज, मम्मी, मैं किसी प्रोफेसर को प्यार कैसे दे सकती हूँ? रोज ट्रेन की तरफ चल देती है। इसके बाद एल्बस मुड़कर आखिरी बार जिनी की ओर हैरी के गले लगाता है, फिर रोज के पीछे पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी देर रुकते हैं। और मैं क्यों हंसा था, तो यहाँ पे जो उसकी बेटी है ना, रोज, उसको वो बोलती है कि जो प्रोफेसर है, मतलब क्या बोलते हैं, नेविल है, उनका जो दोस्त रहता है नेविल, वो प्रोफेसर बन चुका है अब, ठीक है, वहाँ पे हॉगवर्ट्स में। तो वो उनको बोलती है कि उसको मेरा प्यार देना। तो वो बोलती है कि मैं एक प्रोफेसर को प्यार होना कैसे दूंगा। तो ये थोड़ा फनी वाला इंसिडेंट है। ठीक है, तो आखिरी तो कंटिन्यू करते हैं। तो रोज ट्रेन की तरफ चल देती है। इसके बाद एल्बस मुड़कर आखिरी बार जीनी की और हैरी के गले लगता है, फिर रोज के पीछे पीछे चला जाता है। एल्बस, तो फिर ठीक है, विदा। वह ट्रेन में चढ़ जाता है। हरमाइनी, जिनी, रोन और हैरी खड़े खड़े ट्रेन को देखते रहते हैं। जब प्लेटफॉर्म पर सीटियां बचती हैं, जिनी, वे ठीक ठाक रहेंगे, है ना? हरमाइनी, हॉगवर्ट्स बहुत बड़ी जगह है। रोन, बड़ी, अद्भुत, भोजन से भरपूर। वहाँ मैं वहाँ दोबारा लौटने के लिए कुछ भी देने को तैयार हूँ। हैरी, अजीब बात है। सही में अजीब बात है यार, इतना ढक्कन कैसे हो सकता है, और उसको हरमाइनी कैसे मिल गई, बाय द वे। चलो छोड़ो, चिंता कर रहा था कि कहीं उसे नागशक्ति में न रख दिया जाए। हरमाइनी, यह तो कुछ भी नहीं है। रोज को तो यह चिंता कहा जा रही है कि वह क्विडिच स्कोरिंग का रिकॉर्ड पहले साल तोड़ेगी या दूसरे साल। वह कितनी जल्दी अपने OWL अर्जित कर सकती है। रॉन, क्या पता उसमें इतनी महत्वाकांक्षाएं कहाँ से आई। अच्छा, अब ये तो मुझे भी नहीं पता। जी नहीं। और तुम कैसे महसूस करोगे हैरी, अगर अल को अगर उसे नागशक्ति में चुन लिया गया? रॉन,
जानती हो जिन्हें हम हमेशा सोचते थे कि तुम नाग शक्ति में चुनी जाओगी जा सकती हो। जिनी क्या? रॉन। सच्ची? तो यहाँ पे जो रॉन है ना वो अपनी बहन जिनी से बात कर रहा है। तो रॉन सच्ची फ्रेड और जॉर्ज ने इस बात पर शर्त भी लगवाई थी। हरमायनी हमें हम चले, लोग हमें देख रहे हैं। जिनी जब तुम तीनों साथ होते हो तो लोग हमेशा देखते हैं, और जब तुम अलग होते हो तब भी देखते हैं। चारों चले जाते हैं। जिनी हैरी को रोकती है। तो यहाँ जिनी जो है ना वो हैरी की पत्नी है, ठीक है। हैरी वह ठीक ठाक तो रहेगा, है ना? हैरी क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। तब हम आ जाते हैं अंक 1 दृश्य 3 हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस। अब हम ट्रेन वाले हिस्से में आ गए हैं। एल्बस और रोज ट्रेन के डिब्बे में चलते हैं। एक दहशत में तो दूसरा एल्बस और रोज ट्रेन के डिब्बे में चलते हैं, एक दहशत में तो दूसरा रोमांच में। विपरीत दिशा से ट्रॉली वाली जादूगरनी अपनी ट्रॉली धकेलती हुई करीब आती है। तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ट्रॉली वाली जो होती है ना वो ट्रेन में, यहाँ पे थोड़ा सा कट करते हैं और आगे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। जो वो ट्रॉली वाली जो होती है ना वो चॉकलेट्स और बहुत सारे खाने पीने का सामान जो है वो ट्रेन में बांटती रहती है। तो उसी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। चलो आप कंटिन्यू करते हैं। विपरीत दिशा से ट्रॉली वाली जादूगरनी अपनी ट्रॉली धकेलती हुई करीब आती है। ट्रॉली वाली जादूगरनी, प्यारे बच्चों ट्रॉली में से कुछ चाहिए? कद्दू की कचौरी, चॉकलेट, मेंढक, कढ़ाई, केक। और हाँ प्लीज़ एक और बार कट करूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे यार इनकी टॉफ़ीज़ ना हमेशा से ही बड़ी अजीबोगरीब रही है। पता इन लोग को ऐसी चीज़ें कैसे पसंद आती है, बट है यहाँ बड़ी अजीबोगरीब चॉकलेट्स के नाम है। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। रोज चॉकलेट मेंढकों पर एल्बस की हसरत भरी निगाहों को पकड़ लेती है। हमें पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एल्बस किस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए? रोज इस बात पर कि हम किसे अपना दोस्त बनाते हैं। याद है मेरे मम्मी डैडी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस की अपनी पहली यात्रा में ही तुम्हारे डैडी से मिले थे। एल्बस तो हम इस वक्त यह चुनना है कि हम जिंदगी भर किसके दोस्त रहेंगे। बहुत डरावना ख्याल है। रोज नहीं नहीं, देखो यह तो रोमांचक है। मैं ग्रेंजर विज़ली हूँ, तुम पॉटर हो। हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहेगा, इसलिए हम जिसे चाहें उसे चुन सकते हैं। एल्बस तो हम यह फैसला कैसे करें किस कंपार्टमेंट में जाना है? रोज हम सभी पर नज़र डाल लेते हैं और फिर फैसला करते हैं। एल्बस एक कंपार्टमेंट का दरवाज़ा खोलता है। अंदर सुनहरे बालों वाला एक लड़का स्कॉर्पियस अकेला बैठा है। बाकी कंपार्टमेंट खाली है। एल्बस मुस्कुराता है। स्कॉर्पियस भी पलटकर मुस्कुराता है। एल्बस हाय, क्या कंपार्टमेंट है? यह का कंपार्टमेंट है। स्कॉर्पियस यह खाली है, मेरे सिवा कोई नहीं है। एल्बस बेहतरीन, तो हम बस थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाएं, अगर कोई दिक्कत ना हो। स्कॉर्पियस कोई दिक्कत नहीं है। हाय एल्बस। एल्बस अल मैं मेरा नाम एल्बस है। स्कॉर्पियस हाय। स्कॉर्पियस मेरा मतलब है मैं स्कॉर्पियस हूँ, तुम एल्बस हो। मैं स्कॉर्पियस हूँ और तुम शायद। रोज का चेहरा हर पल ज्यादा भावहीन होता जा रहा है। रोज रोज स्कॉर्पियस हाय रोज, क्या तुम मेरी झाग वाली गोली पसंद करोगी? रोज मैंने अभी अभी नाश्ता किया है, धन्यवाद। स्कॉर्पियस मेरे पास झटका ओ मटका नटखट मिर्ची और कुछ जेली घोंगे भी हैं। मम्मी का विचार, वे कहती हैं गाते हुए, टॉफ़ी हमेशा दोस्त बनाने में मदद करती हैं। उसे एहसास होता है कि इसे गाकर उसने गलत किया था, शायद गलत विचार था। एल्बस मैं थोड़ा लूँगा, मम्मी मुझे टॉफ़ी नहीं खाने देती। तुम किससे शुरुआत करने की सलाह दोगे? रोज स्कॉर्पियस से नजरें बचाकर एल्बस को टोकता मारती है। स्कॉर्पियस आसान है, मैंने हमेशा नटखट मिर्ची को टॉफ़ियों की महारानी माना है। ये पिपरमिंट वाला टॉफ़ी है जिसे खाते ही कान में से धुआं निकलने लगता है। एल्बस शानदार, तो फिर मैं यही। रोज एक बार फिर से टहोका मारती है। मतलब सोचो कि वो घुटना मारती है यार, यहाँ पे कुछ और ही लिखा है। रोज तुम मुझे क्यों मार रही हो? भाई एल्बस ने सीधे बोल दिया। कोई बात नहीं रोज, मैं तुम्हें मार नहीं रही हूँ। एल्बस तुम मार ही रही हो,
और इससे दर्द होता है। स्कॉर्पियस का चेहरा उतर जाता है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हें मेरी वजह से मार रही है एल्बस। क्या? अरे इतना गधा कैसे हो सकता है ये? कोई बात नहीं। स्कॉर्पियस, सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए यह शायद सही रहेगा कि तुम भी जान लो कि मैं कौन हूँ। तो इस स्कॉर्पियस के बारे में शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, मेरे ख्याल से कोई तो है ये, तो इसलिए वो उसकी रोज़ उसको घुटने मार रही थी, ठीक है, एल्बस को। तो ठीक है, वही देखते हैं कौन है। मेरे को लगता है कि वो कोई तो है। तो एल्बस, इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? स्कॉर्पियस, तुम एल्बस पॉटर हो, यह रोज़ ग्रेंजर विज़ली है, और मैं स्कॉर्पियस मेल्फॉय हूँ। अब समझे वो किसका बेटा है? वो मेल्फॉय का बेटा है। सीरियसली बात है, मेरे माता पिता एस्टोरिया और ड्रेको मेल्फॉय थे। ओह, हमारे माता पिता उनकी आपस में नहीं बनती थी। तो ये बात है। तो रोज़, बात तुमने बड़ी नफरत से कही है। बात, तो रोज़ बोलती है, बात तुमने बड़ी नफरत से कही है। तुम्हारी मम्मी डैडी प्राणभक्षी हैं। स्कॉर्पियस अपमानित होते हुए महसूस करता है। डैडी थे लेकिन मम्मी नहीं थी। रोज़ दूसरी तरफ देखने लगती है और स्कॉर्पियस समझ जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। मैं अफवाह के बारे में जानता हूँ लेकिन यह झूठ है। एल्बस असहज रोज और मायूस स्कॉर्पियस को बारी बारी से देखता है। एल्बस, अफवाह क्या? स्कॉर्पियस, अफवाह यह है कि मेरे माता पिता संतान पैदा नहीं कर सकते थे, मेल्फॉय वंश का अंत न हो जाए। इस डर से मेरे मम्मी डैडी और दादाजी शक्तिशाली वारिस पाने के लिए इतने बेताब थे कि उन्होंने उन्होंने कि मेरी मम्मी को वापस भेजने के लिए टाइम टर्नर टर्नर यानी काल परिवर्तक का इस्तेमाल किया। टर्नल, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो एल्बस, टंग ट्विस्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो एल्बस, कहीं भेजने के लिए? रोज़, एल्बस, अफवाह यह है कि वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। क्या? एल्बस, क्या? एल्बस, अफवाह यह है कि ये वोल्डेमॉर्ट का बेटा है। भाई ये क्या बात हुई? सीरियसली? एक भयंकर असहज खामोशी। यह शायद बकवास है, मेरा मतलब है, देखो तो सही, तुम्हारे पास एक नाक है। तनाव थोड़ा तितर बितर हो जाता है। स्कॉर्पियस हंसता है, करुण रूप से कृतज्ञ। स्कॉर्पियस, और यह मेरे डैडी जैसी ही है। मुझे उनकी नाक, उनके बाल और उनका नाम मिला है। वैसे यह कोई बेहतरीन चीज़ नहीं है। मेरा मतलब है, पिता पुत्र वाले मतभेद तो है, लेकिन कुल मिलाकर मैं शैतानी शहंशाह के बेटे के बजाय मेल्फॉय होना ज़्यादा पसंद करूंगा। स्कॉर्पियस व एल्बस एक दूसरे को देखते हैं और उनके बीच किसी तरह के संदेश का आदान प्रदान होता है। रोज़, हाँ अच्छा, हमें शायद कहीं और चलकर बैठना चाहिए। चलो एल्बस। एल्बस गहराई से सोच रहा है। एल्बस, नहीं, रोज़ की निगाह से बचते हुए, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम जाओ रोज़। अब रोज़, एल्बस, मैं इंतज़ार नहीं करूँगी एल्बस, और मैं तुम्हारा इंतज़ार की उम्मीद भी नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहीं रुका रह रहा हूँ। रोज़ एक पल तक उसे देखती है और फिर कंपार्टमेंट से बाहर चली जाती है। रोज़, अच्छी बात है। स्कॉर्पियस और एल्बस रह जाते हैं, एक दूसरे की तारीफ एक दूसरे की तरफ देखते हुए अनिश्चय में। स्कॉर्पियस, धन्यवाद। एल्बस, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैं तो तुम्हारी टॉफ़ियों के लिए रुका हूँ। अच्छा बेटा। स्कॉर्पियस, वह काफ़ी खुखार है। एल्बस, हाँ माफ़ करना, ये दरअसल रोज़ की बात कर रहे हैं, जो कि हरमाइनी और उसकी रॉन की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज मत होना। एल्बस, हाँ माफ़ करना। स्कॉर्पियस, नहीं, मुझे यह पसंद है। तुम्हें एल्बस पसंद है या अल? ये क्या बात हुई? स्कॉर्पियस दांत निकाल कर हंसता है और दो टॉफियाँ अपने मुंह में डालता है। एल्बस सोचता है। एल्बस, स्कॉर्पियस, जब उसके कानों में धुआं निकलता है। एल्बस, मेरी टॉफियों की खातिर रुकने के लिए धन्यवाद। एल्बस हंसते हुए, वाह। तो अब यहाँ पे है अंक 1, दृश्य 4, समय बिताने की याद दिलाने वाला दृश्य। अब ये क्या हो सकता है मुझे पता नहीं, बट हम आगे पढ़ गए। मैं पेज 19 पे आ गया हूँ। समय बितने की याद दिलाने वाला दृश्य। अब ये क्या हो सकता है, चलो आगे देखते हैं। और अब हम समय बदलने के एक कभी नहीं जादुई संसार में दाखिल होते हैं, और यह दृश्य जादू के बारे में है।
जब हम संसारों के बीच छलांग लगाते हैं तो तीव्र परिवर्तन होते हैं। कोई अकेले दृश्य नहीं है, बल्कि अंश या टुकड़ा हैं जो समय की निरंतर प्रगति को दिखाते हैं। शुरुआत में हम हॉगवर्ट्स के भीतर हैं, बड़े हॉल में, और हर कोई एल्बस के चारों ओर नाच रहा है। पॉली चैपमैन, एल्बस पॉटर, कार्ल जेकिंस पॉटर हमारे साथ। इयन फेड्रिक्स, उसे उनके जैसे बाल मिले हैं। उसके बाल तो बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं, रोज। और वो मेरा कजिन है। जब वे मुड़ते हैं, रोज, ग्रेंजर विजली, सभी से मिलकर अच्छा लगा। चुनने वाली टोपी विद्यार्थियों के बीच घूमती है और वे अपने अपने दल में चले जाते हैं। यह जल्दी ही दिख जाता है कि टोपी रोज के पास आ रही है, जो तनाव में अपने भाग्य का इंतजार कर रही है। चुनने वाली टोपी, मैंने किया है सदियों ये काम। बैठी हूँ मैं हर विद्यार्थी के सिर पर। उसके विचारों को मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं चुनने वाली मशहूर टोपी हूँ। मैंने लंबो को चुना है, मैंने नाटो को चुना है। मैंने हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में यह काम किया है। इसलिए मुझे पहनो और तुम जान जाओगे कि तुम किस दल में रहना चाहिए। रोज ग्रेंजर विजली। टोपी रोज के सिर पर आ जाती है। गरुड़ द्वार। रोज के करीब आते वक्त गरुड़ द्वार के विद्यार्थी हर्षध्वनि करते हैं, मतलब ताली बजाते हैं और लड़का लगाते हैं, खुश होते हैं। रोज डम्बलडोर को धन्यवाद। स्कॉर्पियस, चुनने वाली टोपी की गुस्सेल निगाह ताले रोज की जगह लेने के लिए दौड़ता है। चुनने वाली टोपी, स्कॉर्पियस मैलफॉय। टोपी स्कॉर्पियस के सिर पर रख दी जाती है। नागशक्ति, स्कॉर्पियस को यही उम्मीद थी। वह सिर हिलाता है और आधा मुस्कुराता है। उसके पास पहुंचते वक्त नागशक्ति के विद्यार्थी हर्षध्वनि करते हैं। पॉली चैपमैन, हाँ यह बिल्कुल सही हुआ। एल्बस तेजी से चलकर मंच के सामने की ओर आता है। चुनने वाली टोपी, एल्बस पॉटर। टोपी एल्बस के सिर पर रख दी जाती है और इस बार इसे ज्यादा समय लगता है, मानो टोपी भी असमंजस में हो। नागशक्ति, खामोशी छा जाती है। पूरी गहरी खामोशी जो गिरती है, थोड़ा कस मसाती है और नुकसानदेह है। पॉली चैपमैन, नागशक्ति। क्रेंग बाउकर जूनियर, वह पॉटर नागशक्ति में। एल्बस अनिश्चित भाव से देखता है। स्कॉर्पियस खुशी से झूम उठता है, जो कि उसका भाई है। सॉरी, स्कॉर्पियस मतलब मेल्फा का बेटा। और मुस्कुराकर उसकी तरफ देखकर चिल्लाता है, स्कॉर्पियस, तुम मेरे पास खड़े हो सकते हो। एल्बस पूरी तरह से व्याकुल, ठीक है हाँ। येन फेड्रिक्स, मुझे लगता है कि इसके बाल हैरी जैसे इतने भी नहीं हैं। अब उसके बेटे पे शक करने लगता है लोग। तो यहाँ पे यही हो रहा है। थोड़ी देर में रुकूंगा यार, मेरा गला। वैसे देखा जाए तो पता है, किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि कहानी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा उसके लिए उत्साह चाहिए, या फिर क्या बोलते हैं, आपको कुछ तो अंदर से फील आनी चाहिए कि यार हमको पढ़ना है करके। वैसे कभी कभी मन नहीं करता ना, तो कुछ चीज़ें पढ़ने का मन भी नहीं करता। आ, एक वो होनी चाहिए यार, अंदर से बात होनी चाहिए कि यार मुझे पढ़ना ही है, बिकॉज मन बनाना पड़ता है अंदर से कि मुझे पढ़ना है। बिकॉज जब मन नहीं बनता ना, तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। कोई क्रेज़ होना चाहिए किसी चीज़ का, है कि नहीं? तो वो क्रेज़ अभी है, इसलिए पढ़ रहा हूँ। देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कितने तक मैं पढ़ पाता हूँ। तो 23 मिनट हो चुके हैं। अब आगे वहीं से शुरू करूँगा मैं। कहाँ था मैं? स्कॉर्पियस, तुम मेरे पास खड़े हो सकते हो। एल्बस पूरी तरह से व्याकुल, ठीक है हाँ। येन फेड्रिक्स, मुझे लगता है कि इसके बाल हैरी जैसे इतने भी नहीं हैं। रोज, एल्बस, लेकिन यह तो गलत है एल्बस, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
और अचानक मैडम होच के साथ झाड़ू पर उड़ने की कोशिश शुरू हो जाती है। अरे पर इतनी जल्दी कैसे शुरू हो जाती है? अभी तो थोड़ा टाइम लगना चाहिए ना। अच्छा, तो उनने सिर्फ एक दिन को स्किप कर दिया ऐसा लग रहा है, बहुत जल्दी स्किप कर दिया बुक में। वैसे इसके बारे में थोड़ा और आगे लिख सकते थे उन लोग। अब आगे मैडम होच, चलो तुम सब किसका इंतजार कर रहे हो? सब अपनी अपनी झाड़ू के पास खड़े हो जाओ, चलो जल्दी करो। सभी बच्चे फटाफट अपनी अपनी झाड़ू के पास खड़े हो जाते हैं। अपनी अपनी झाड़ू के ऊपर अपने हाथ ले जाओ और कहो ऊपर। सभी विद्यार्थी ऊपर। रोज और येन की झाड़ू में तेड़ कर उनके हाथ में जाती हैं रोज और येन। हाँ मैडम होच, चलो जल्दी करो, मेरे पास काम से जी चुराने वालों के लिए कोई वक्त नहीं है। पूरे दिल से ऊपर ऊपर कहो। सभी विद्यार्थी रोज और येन को छोड़कर ऊपर। स्कॉर्पियो समेत सबकी झाड़ुएं ऊपर उड़ जाती हैं। सिर्फ एल्बस अपनी झाड़ू के साथ फर्श पर रह जाता है। सब विद्यार्थी रोज, येन और एल्बस को छोड़कर। हाँ, मतलब सिर्फ एल्बस की झाड़ू नहीं उठती। एल्बस ऊपर ऊपर ऊपर, मगर उसकी झाड़ू नहीं हिलती, 1 मिलीमीटर भी नहीं। वह इसे अविश्वसनीय और हताशा से घूरता है। बाकी विद्यार्थी ही कर हंसते हैं। पॉली चैपमैन, हे भगवान कितना अपमानजनक है सच्ची। यह तो अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं है ना? कॉर्ल जेकिंस, एल्बस पॉटर नाग शक्ति का नकारा विद्यार्थी। मैडम होच, ठीक है बच्चों, अब उड़ना शुरू करो। फिर अचानक जाने कहाँ से हैरी एल्बस के पास आ जाता है। जब पूरे मंच पर धुआं फैल जाता है, हम दोबारा प्लेटफॉर्म 9:45 पर पहुंच जाते हैं और समय आगे बढ़ चुका है। एल्बस अब 1 साल ज़्यादा बड़ा हो चुका है, हैरी भी, लेकिन यह उतना साफ नजर नहीं आता। एल्बस, डैडी मैं चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे थोड़ी दूर खड़े रहेंगे? हैरी, दिलचस्पी से। अरे यहाँ पे मैं आपको एक कट करता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ आपको साफ ये पता चल जाता है कि अब वो अपने पिता से नफरत करने लगता है, ठीक है? और ऐसा क्यों होता है हम जान गए हैं, बिकॉज वो अपने फादर के साथ बिल्कुल भी नहीं है। उसका जो हाउस है वो चेंज हो जाता है, प्लस उसके संग सब बेकार बेकार होता है फर्स्ट ईयर में स्कूल में, तो इसलिए वो अपने पिता से नफरत करने लगता है। तो यही होता है आगे। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। एल्बस, डैडी मैं चाहता हूँ कि क्या आप मुझसे थोड़ी दूर खड़े रहेंगे? हैरी, दिलचस्पी से। क्यों? सेकंड, क्यों? सेकंड ईयर के बच्चों को डैडी के साथ देखा जाना पसंद नहीं होता? एक अति आतुर जादूगर उनके आसपास चक्कर लगाता है। एल्बस, नहीं, बात बस यह है कि आप आप हो और मैं हूँ। और हैरी, लोग बस देख ही तो रहे हैं। ठीक है, लोग देखते हैं और वे मुझे देख रहे हैं, तुम्हें नहीं। अति आतुर जादूगर हैरी के सामने दस्तखत करने के लिए कुछ बढ़ता है। हैरी दस्तखत कर देता है। एल्बस, हैरी पॉटर और उनके निराशाजनक बेटे को। हैरी, इसका क्या मतलब है? एल्बस, हैरी पॉटर और उसके नागशक्ति वाले बेटे को। जेम्स अपना बैग उठाकर तेजी से उनके पास से गुजरता है। जेम्स, लहराने वाले नागशक्ति, अपनी फुकार बंद करो, पर ट्रेन पर चढ़ने का समय हो चुका है। हैरी, इसकी जरूरत नहीं है जेम्स, जेम्स जा चुका है। क्रिसमस पर मिलते हैं डैडी। हैरी चिंता से एल्बस को देखता है। हैरी, अल एल्बस, मेरा नाम अल नहीं एल्बस है। हैरी, क्या दूसरे बच्चे चिढ़ा रहे हैं? क्या यह बात है? देखो, अगर तुम कुछ ज़्यादा दोस्त बनाने की कोशिश करो तो अच्छा रहेगा। हरमाइनी और रॉन के बिना मैं हॉगवर्ट्स में नहीं बच पाता, मैं दुनिया में भी नहीं बच पाता। एल्बस, लेकिन मुझे रॉन और हरमाइनी की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक दोस्त है, स्कॉर्पियस। मैं जानता हूँ कि वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बस उसी की ज़रूरत है। हैरी, देखो, अगर तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। एल्बस, आपको मुझे स्टेशन लाने की ज़रूरत नहीं थी डैडी। एल्बस अपना सूटकेस उठाता है और तेज़ी से दूर जाता है। हैरी, लेकिन मैं यहाँ आना चाहता था, मगर तब
तक एल्बस आ चुका है। ड्रेको मैलफॉय भी भीड़ में से निकलकर हैरी के पास आता है। उसका चोगा आदर्श है और उसकी सुनहरी पोनीटेल सही जगह पर है। ड्रेको, मुझे एक एहसान चाहिए। हैरी, ड्रेको, ड्रेको, यह अफवाहें कि मेरे बेटे का असली पिता कौन है, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी स्कॉर्पियस को बेरहमी से चढ़ाते हैं और मंत्रालय एक बयान जारी करके यह ऐलान कर दे कि रहस्य विभाग वाली लड़ाई में सारे काल परिवर्तन नष्ट हो गए थे। हैरी, ड्रेको, ये अफवाहें अपने आप खत्म हो जाएंगी। लोग दूसरी बातें करने लगेंगे। ड्रेको, मेरा बेटा परेशान है और एस्टोरिया की तबीयत भी कुछ समय से ठीक नहीं है, इसलिए स्कॉर्पियस को वहाँ पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो हम उसे दे सकते हैं। हैरी, अगर तुम अफवाह का जवाब दोगे तो उसे और बढ़ावा मिलेगा। वोल्डेमॉर्ट की एक संतान है, यह अफवाह तो बरसों से उड़ रही है। स्कॉर्पियस पहला शख्स नहीं है जिसके बारे में अफवाह फैली है। तुम्हारी और हमारी दोनों की खातिर मंत्रालय को इससे दूर रहना चाहिए। ड्रेको की त्योरी चढ़ जाती है और वह खिन्न नजर आता है जब मंच साफ होता है और रोज तथा एल्बस अपने अपने सूटकेस के साथ तैयार खड़े दिखते हैं। एल्बस, ट्रेन चलते ही तुम मुझसे बात मत करना। रोज, मैं जानती हूँ, हमें बस परिवार वालों के सामने नाटक करना है। स्कॉर्पियस दौड़ता है, बड़ी उम्मीद और उससे भी बड़े सूटकेस के साथ। स्कॉर्पियस आशा भरे स्वर में, हाय रोज। रोज निर्णयात्मक, विदा एल्बस। स्कॉर्पियस अब भी उम्मीद भरे स्वर में, वह नरम हो रही है और अचानक हम बड़े हॉल में पहुंच चुके हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल सामने खड़ी हैं और उनके चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान खिली है। प्रोफेसर मैगोनिकल, और मुझे घुड़सवार की क्विडिच टीम की सबसे नई सदस्य का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। हमारी उन्हें एहसास होता है कि वे पक्षपाती नहीं दिख सकती। तुम्हारी बेहतरीन नई धावक रोज ग्रेंजर विज़ली। हॉल हर्षध्वनि से गूंज उठता है। बाकी सबके साथ स्कॉर्पियस भी ताली बजाता है। एल्बस, उसके लिए तुम क्यों ताली बजा रहे हो? एल्बस बोलता है, किसको बोलते हैं? स्कॉर्पियस को। हम क्विडिच से नफरत करते हैं और वह दूसरे हाउस के लिए खेल रही है। स्कॉर्पियस, वह तुम्हारी कजिन है। एल्बस, बिल्कुल। एल्बस, क्या तुम सोचते हो कि वह मेरे लिए भी ताली बजाएगी? स्कॉर्पियस, मैं सोचता हूँ कि वह कमाल की है। विद्यार्थी एक बार फिर एल्बस को घेरे हैं जब अचानक जादुई कार्डों की कक्षा शुरू हो जाती है। पॉलीचेप में एल्बस पॉटर बकवास। जब वह सीढ़ियाँ चढ़ाता है तो तस्वीरें तक मुंह फेर लेती हैं। एल्बस एक काढ़े पर झुका हुआ है। एल्बस, और हम क्या मिलाएं? द्विशृंगी का सिंह। कार्ल जेकिंस, मैं तो कहता हूँ कि उसे और वोल्डेमॉर्ट के बेटे को अकेला छोड़ दो। एल्बस, सैलमेंडर छिपकली का थोड़ा सा खून, काढ़े में जोरदार विस्फोट होता है। स्कॉर्पियस, ठीक है, यह चीज से ठीक हो सकता है। हमें क्या बदलना चाहिए? एल्बस, सब कुछ। समय आगे बढ़ जाता है। एल्बस की आंखें ज्यादा स्याह होती जाती हैं, उसका चेहरा ज्यादा पीला हो जाता है। वह अब भी आकर्षक है लेकिन वह इसे स्वीकार न करने की कोशिश कर रहा है और अचानक वह एक बार फिर अपने डैडी के साथ प्लेटफॉर्म पौने 10 पर है, जो अपने बेटे और खुद को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। दोनों की उम्र 1 साल बढ़ गई है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है हैरी पॉटर एंड द कर्स्ड चाइल्ड का, और मैं कुछ यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे, क्या बोलते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो उसका बेटा है ना हैरी का, ये वाला जो बेटा है, मतलब उसके 2 बेटे हैं और एक बेटी, ऐसा दिखा रहे हैं कहानी में। बट अभी तक जितनी भी कहानी मैंने पढ़ा हूँ तो मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो उसका बेटा है शायद वो नफरत करता है अपने डैड से, और बिकॉज वो इसलिए करता है कि वो वैसा नहीं है जैसे उसके डैड हैं। सीधी सी बात है। तो अभी तक कहानी में यही समझ में आ रहा है, और अभी आगे जाके इन लोग उस कहानी का जो करने वाले हैं ना कचरा, समय परिवर्तक से, मेरे ख्याल से तो ऐसी होने वाला है कि अभी पहले जिक्र हो चुका था पहले कुछ अध्यायों में
कि उन्होंने समय परिवर्तक का यूज़ किया था मैलफॉय ने अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, तो ऐसा कुछ था। तो अब मेरे ख्याल से आगे जाके भी इसी कहानी में, अब मेरे को पता नहीं आगे, मैंने पहली बार बुक पढ़ रहा हूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं आगे क्या होगा, बट मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। देखो मेरा प्रेडिक्शन सही होता है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था कि हैरी, तीसरा साल, बड़ा साल, बड़ा साल, यह रहा तुम्हारा हॉग्समीड की अनुमति वाला फॉर्म। एल्बस, मुझे हॉग्समीड से नफरत है। हैरी, तुम किसी ऐसी वजह से कैसे नफरत कर सकते हो जहाँ तुम कभी गए ही नहीं? एल्बस, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ हॉगवर्ट्स के विद्यार्थी की भीड़ होगी। एल्बस, उस फॉर्म वाले कागज की पुड़िया बनाता है, मतलब वो मोड़ के फेंक देता है यार, और क्या बताओगे उसको। ठीक है हैरी, बस एक बार करके तो देखो। चलो, यह हनी ड्यूक्स में मजे करने का सुनहरा मौका है, और तुम्हारी मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं एल्बस, ऐसी जरूरत मत करना। एल्बस, अपनी छड़ी दिखाते हुए प्रज्वलन, कागज का गोला जलने लगता है और मंच के पार चला जाता है। हैरी, कितना मूर्खतापूर्ण काम किया। एल्बस, दरअसल मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह मंत्र काम करेगा। मैं इस मंत्र में बहुत बुरा हूँ। हैरी, अल एल्बस, मैं उल्लू भेजकर प्रोफेसर मैगोनिगल से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ। वे कहती हैं कि तुम खुद को अलग थलग रखते हो, तुम कक्षा में सहयोग नहीं करते, तुम चिड़चिड़े हो, तुम तुम अरे वाह। एल्बस, तो आप चाहते क्या हैं कि मैं क्या करूं? जादू से खुद को लोकप्रिय बना लूं? जादू से खुद को नए हाउस में पहुंचा दूं? रूपांतरण करके बेहतर विद्यार्थी में बदल जाऊं? डैडी, बस एक मंत्र पढ़ दो और मुझे वैसा बना दो जैसा आप मुझे देखना चाहते हो, ठीक है? यह हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। अब चलना है, ट्रेन पकड़ना है, दोस्त को ढूंढना है। एल्बस दौड़कर स्कॉर्पियस के पास चला जाता है, जो अपने सूटकेस पर बैठा है, संसार के प्रति स्तब्ध। आनंदित स्कॉर्पियस, चिंतित स्कॉर्पियस, तुम ठीक तो हो? स्कॉर्पियस कुछ नहीं कहता। एल्बस अपने दोस्त की आंखों को पढ़ने की कोशिश करता है। तुम्हारी मम्मी, क्या हालत पहले से ज्यादा खराब है? स्कॉर्पियस, सबसे बुरी हालत है जो हो सकती है। एल्बस स्कॉर्पियस के बगल में बैठ जाता है। एल्बस, मुझे लगा था कि तुम उल्लू भेजोगे। स्कॉर्पियस, मैं यह नहीं सोच पाया कि क्या कहूँ। एल्बस, और अब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि क्या कहूँ। स्कॉर्पियस, कुछ मत कहो। एल्बस, क्या कोई चीज़ है? स्कॉर्पियस, अत्योचिष्ट में आना। एल्बस, जाहिर है। स्कॉर्पियस, और मेरे अच्छे दोस्त बनना। और अचानक चुनने वाली टोपी मंच के बीच में आ जाती है और हम बड़े हॉल में लौट आते हैं। चुनने वाली टोपी, क्या तुम्हें डर है कि तुम क्या सुनोगे? डर है कि मैं वह नाम दूंगी जिसका तुम्हें डर है। नागशक्ति नहीं, गरुड़द्वार नहीं, मेहनत कश नहीं, चीलघात नहीं। चिंता मत करो बच्ची, मैं अपना काम जानती हूँ। अगर पहले तुम्हारा आंसू दिखेंगे तो मैं बाद में हंसी दिखेगी। अगर पहले तुम्हारे आंसू दिखेंगे तो बाद में तुम्हें तो बाद तो बाद में हंसी दिखेगी। अच्छा, अगर पहले तुम्हारे आंसू दिखेंगे तो बाद में हंसी दिखेगी। लिली पॉटर, गरुड़द्वार। यार ये क्या होगा? मतलब सिर्फ उसी की किस्मत फूटी थी। किसकी? तुम जानते हो किसकी? लिली, हाँ। एल्बस, बेहतरीन। स्कॉर्पियस, क्या तुम सचमुच सोचते थे कि वे हमारे दल में आएगी? पॉटर, परिवार के लोग नागशक्ति में नहीं आते हैं। एल्बस, मैं तो आया हूँ। जब वह पृष्ठभूमि में घुलने की कोशिश करता है तो दूसरे विद्यार्थी हंसने लगते हैं। वह उन सभी तरह की वह उन सभी की तारीफ ऊपर दिखाता है। मैंने नहीं चुना था, तुम जानते हो, मैंने नहीं चुना था कि मैं उनका बेटा हूँ। अब इसे साफ जाहिर होता है कि वो अपने फादर से नफरत करता है। अंक 1, दृश्य 5, जादू मंत्रालय, हैरी का ऑफिस। हरमाइनी हैरी के अस्त व्यस्त ऑफिस में कागजों के ढेर के सामने बैठी है। वह कागजों को धीरे धीरे छाट रही है, पढ़ रही है और उसे समझने की कोशिश कर रही है। हैरी तेजी से अंदर आता है। उसके गाल पर एक खरोच
से खून बह रहा है। हरमाइनी पेने अंदाज में देखती है। हरमाइनी, कैसा रहा? हैरी मुस्कुराता है। खबर सच थी हरमाइनी। थियोडोर नॉट हैरी हिरासत में ये है। हरमाइनी, और काल परिवर्तक? हैरी काल परिवर्तक दिखाता है। यह आकर्षक ढंग से चमक रहा है। हरमाइनी इसे देखकर दंग रह जाती है। क्या यह असली है? क्या यह काम करता है? यह सिर्फ 1 घंटे पीछे ले जाने वाला काल परिवर्तक तो नहीं है? और सॉरी, यह और पीछे तक जाता है। हैरी, अभी हमें कुछ नहीं पता। मैं तो इसे वहीं तुरंत आजमाकर देखना चाहता था, लेकिन फिर मैंने ज़्यादा समझदार लोगों की सलाह मान ली। हरमाइनी, तो अब यह हमारे पास है। हैरी, और तुम्हें यकीन है कि तुम इसे सुरक्षित रखना चाहती हो? हरमाइनी, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है। इसे देखो, मेरे पास जो काल परिवर्तक था यह उससे बिल्कुल अलग है। हैरी शुष्कता से, ऐसा लगता है कि हमारे बचपन से अब तक जादूगरी ने काफी तरक्की कर ली है। हरमाइनी, ओह, तुम्हारी चोट से खून बह रहा है। हैरी आईने में चेहरे देखता है। वह अपनी चोगे से घाव को थपथपाता है। चिंता की कोई बात नहीं है, यह निशान के साथ सही रहेगा। हैरी मुस्कुराते हुए, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो हरमाइनी? हरमाइनी, मैं थियोडोर नॉट वाली खबर से चिंतित थी। सोचा लगे हाथ चलकर यह भी देख लूं कि क्या तुमने कागजी काम निपटाने को निपटाने का वादा पूरा कर लिया है। हैरी, आह, पता चल ही गया होगा कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। हरमाइनी, नहीं, तुम नहीं कर पाए। हैरी, तुम इतनी अव्यवस्था में कोई काम कैसे कर सकते हो? हैरी अपनी छड़ी लहराता है और तमाम कागज तथा पुस्तकें साफ सुथरी थप्पी में बदल जाती हैं। हैरी मुस्कुराता है। हैरी, अब तो अस्त व्यस्त नहीं है। हरमाइनी, लेकिन अब भी नजरअंदाज तो किया है। तुम जानते हो यहाँ कोई दिलचस्प चीज हो सकती है। पहाड़ी दैत्य ग्रेपहॉर्न पर सवार होकर हंगरी के पार जा रहे हैं। पीठ पर पंख के टैटू वाले दानव यूनानी समुद्रों से जा रहे हैं और नरभेड़िये पूरी तरह भूमिगत हो गए हैं। हैरी, बेहतरीन, तो हम वहीं चलते हैं। मैं टीम इकट्ठी कर लूँगा। हरमाइनी, हैरी, मैं समझती हूँ, कागजी काम नीरस होता है। हैरी, तुम्हारे लिए नहीं। हरमाइनी, मुझे अपने ही कागजों काम से फुर्सत नहीं है। ये वे इंसान और जानवर हैं जो जादूगरों के बड़े युद्धों में वोल्डेमॉर्ट की तरफ से लड़े थे। ये अंधेरे के साथी हैं। इन घटनाओं का संबंध उस काल परिवर्तक से हो सकता है जो हमने थियोडोर नॉट से जब्त किया है, लेकिन अगर जादुई कानून अनुपालन प्रमुख अपनी फाइलों को नहीं पढ़ रहा है। हैरी, लेकिन मुझे इन्हें पढ़ने की जरूरत ही क्या है? मैं सबसे मिलता जुलता रहता हूँ, महत्वपूर्ण बातें सुनता रहता हूँ। मैंने ही तो थियोडोर नॉट के काल परिवर्तक के बारे में अफवाहें सुनी थी और मैंने ही तो उन पर कार्यवाही की थी। दरअसल तुम्हें मुझे फटकारना नहीं चाहिए। हरमाइनी हैरी की तरफ देखती है। यह पेचीदा है। हरमाइनी, टॉफी पसंद करोगे? रॉन को मत बताना। हैरी, तुम विषय बदल रही हो। हरमाइनी, हाँ, मैं सचमुच बदल रही हूँ टॉफी। हैरी, नहीं ले सकता। इस समय शक्कर छोड़ी हुई है। अंतराल, जानती हूँ, जानती हो, तुम्हें इस चीज की लत लग सकती है। हरमाइनी, मैं क्या कह सकती हूँ? मेरे मम्मी डैडी डेंटिस्ट थे। यह तय था कि मैं किसी न किसी समय तो बगावत करूंगी। 40 साल की उम्र में बगावत थोड़ी देर से हुई है, लेकिन वह अपने मित्र की ओर देखकर मुस्कुराती हैं। देखो, तुमने अभी अभी एक शानदार काम किया है। मैं तुम्हें कतई फटकार नहीं रही हूँ। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि तुम
कभी कभार अपने कागजी कामकाज को देख लिया करो। बस इतना ही। इसे जादू मंत्री का हल्का सा टहूका हैरी त्योरी चढ़ाता है, समझो। हैरी उसकी आखिरी वाक्य के छिपे अर्थ को सुनता है। वह सिर हिलाता है। जिनी कैसी है? एल्बस कैसा है? हैरी, लगता है मैं पिता की भूमिका में भी उतना ही अच्छा हूँ जितना कि कागजी कामकाज में। रोज कैसी है? हुगियो कैसा है? हरमाइनी मुस्कान के साथ। जानते हो, रॉन कहता है कि उसे लगता है मैं उससे ज्यादा समय अपनी सेक्रेटरी ईथेल, वह दूर इशारा करती है, के साथ रहती हूँ। क्या तुम सोचते हो कि किसी मोड़ पर हमने विकल्प चुन लिया था? साल के बेहतरीन अभिभावक बने या मंत्रालय के बेहतरीन अधिकारी बने? अब जाओ, अपने परिवार के पास घर जाओ। हरी, हॉगवर्ट एक्सप्रेस एक और साल के लिए जाने वाली है। जितना समय तुम्हारे पास बचा है उसका आनंद लो और फिर तरोताजा होकर यहाँ लौटो और इन फाइलों को पढ़ो। हैरी, तुम सचमुच सोचती हो कि इनमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है? हरमाइनी मुस्कुराहट के साथ। हो सकती है, लेकिन अगर होती तो हम उससे जूझने का रास्ता खोज लेंगे। हैरी, हमने हमेशा खोजा है। वह एक बार फिर मुस्कुराती है, अपने मुंह में एक टॉफी डालती है और ऑफिस से चली जाती है। हैरी अकेला रह जाता है। वह अपना बैग पैक करता है। वह ऑफिस से बाहर निकलकर एक गलियारे में पहुंचता है। उसके कंधों पर संसार का बोझ है। वह थका हुआ एक टेलीफोन बॉक्स के अंदर जाता है। वह 62442 डायल करता है। टेलीफोन बॉक्स विदा हैरी पॉटर। वह जादू मंत्रालय से दूर ऊपर की तरफ चढ़ता है। अंक 1 दृश्य 6 हैरी और जिनी पॉटर का घर। तो अंक 1 दृश्य 6 हैरी और जिनी पॉटर का घर। हम हैरी और जिनी पॉटर के घर में एंटर हो चुके हैं। तो यही है अंक 1 और दृश्य 6 हैरी और जिनी पॉटर का घर। तो एल्बस सो नहीं पाता। वह सीढ़ियों के ऊपर बैठा है। वह नीचे से आती आवाजें सुनता है। हैरी के दीवाने हैरी के दीवाने बोल रहा हूँ। हैरी के दिखने से पहले ही हमें उसकी आवाज सुनाई दे जाती है। व्हीलचेयर में बैठा एक बुजुर्ग एमोस डिगोरी उसके साथ है। अब ये कौन है मुझे नहीं पता अभी, बिकॉज मूवी में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया था। तो हैरी, एमोस मैं अच्छी तरह समझता हूँ, लेकिन मैं अभी अभी घर लौटा हूँ। और एमोस, मैंने मंत्रालय में अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी। वे कहते हैं आह मी मिस्टर, मतलब मी का मतलब मिस्टर होगा, डिगोरी, हम आपको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। देखिए 2 महीने बाद। मैं इंतजार करता हूँ बड़े धीरज के साथ। हैरी, और आधी रात को मेरे घर आ जाते हैं जब मेरे बच्चे अपने नए साल के लिए स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। एमोस, 2 महीने बीत जाते हैं, फिर मुझे एक उल्लू मिलता है। मिस्टर डिगोरी, हमें बहुत अफसोस है, लेकिन मिस्टर पॉटर किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर चले गए हैं। हम स्थिति को थोड़ा बदलने जा रहे हैं। देखिए क्या 2 महीने बाद का अपॉइंटमेंट चलेगा? और यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है। बार बार तुम मुझसे मिलने से कतरा रहे हो। हैरी, जाहिर है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। बात बस यह है कि जादुई कानून अनुपालन विभाग के मुखिया के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, ऐसा कुछ बोलता है वो। एमोस, पता नहीं एमोस कौन है और वो किससे क्यों मिल जाता था। और मैं तो ये भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो इतना अकड़ू कैसे बन गया है हैरी पॉटर। यार सही है, इस मूवी में इसे इतना अकड़ू दिखाया गया है ना, तुम समझ नहीं सकते। परे है, दिमाग से परे है इस ये वाली। अगर इसके ऊपर एक मूवी बनती तो दिमाग हिल जाता, बिकॉज में इसके अकड़ू पढ़ने की हद है भाई। बहुत अकड़ू है ये। ना सिर्फ एक डैड के रूप में, बल्कि उसको इतना घमंड कैसे हो गया पता नहीं। एमोस, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम जिम्मेदार हो। हैरी, मैं समझता नहीं। एमोस, मेरा बेटा सेड्रिक। अरे अब समझ गए हम एमोस कौन है। सेड्रिक याद है या भूल गए? हैरी, सेड्रिक की याद से उसे चोट पहुंचती है। हाँ, मुझे आपका बेटा याद है, उसकी छवि। एमोस, वोल्डेमॉर्ट तुम्हें मारना चाहता था, मेरे बेटे को नहीं। तुमने खुद मुझसे
तुमने खुद मुझे उसकी कही बात बताई थी, दूसरे को मार डालो। दूसरा मेरा बेटा, मेरा सुंदर बेटा, दूसरा था हैरी। मिस्टर डिगोरी, जैसा आप जानते हैं डिगोरी जैसा आप जानते हैं, सेड्रिक का स्मारक बनाने की आपकी कोशिशों से मुझे सहानुभूति है, लेकिन एमोस, स्मारक मेरी स्मारक बनवाने में कोई रुचि नहीं है। अब नहीं। अच्छा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, बूढ़ा मरता हुआ आदमी, और मैं यहाँ तुमसे भीख मांगने आया हूँ कि तुम उसे दोबारा जिंदा करने में मेरी मदद करो। क्या अभी इसका दिमाग हिल गया क्या? हैरी हैरानी से ऊपर देखता है। हैरी, जिंदा करने में? एमोस, यह संभव नहीं है। एमोस, मंत्रालय के पास एक काल परिवर्तक है ना? हैरी, सभी काल परिवर्तक नष्ट हो गए हैं। तो आप समझे एमोस कौन है? वो सेड्रिक डिग्री, जो कि आपको हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट हेलोज वाली मूवी में आपको दिख जाएगा। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो उस जो रहता है ना, वो मर जाता है, वोल्डेमॉर्ट उसको मार देता है। तो उसी का पिता रहता है एमोस। तो एमोस, तो वो चाहता है कि अपने बेटे को जिंदा कर ले, ताकि वो भी काल परिवर्तक से, क्योंकि उस समय में पीछे जाना चाहता है और पीछे आके उसे बचाना चाहता है। ठीक है, तो ये सब कुछ है। वैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज में बता दिया गया है कि समय से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज समय से छेड़छाड़ बहुत भारी पड़ सकती है। और अभी तो मूवी भी आने वाली है, तो देखेंगे मूवी भी। एक्सप्लेनेशन भी सोचूंगा मैं लाने की, बट पहले ये हैरी पॉटर एंड द कॉस्ट चाइल्ड। तो एमोस, मैं यहाँ आधी रात को हड़बड़ी में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी एक अफवाह सुनी है, एक विश्वसनीय अफवाह, कि मंत्रालय ने थियोडोर नॉट के पास से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त किया है। मतलब एक जगह है थियोडोर नॉट, वहाँ से एक गैर कानूनी काल परिवर्तक जब्त किया है और इसे अपने पास सुरक्षित रख लिया है जांच के लिए। मतलब ये हैरी के पास ही है, वो जानता है कबीरा। मुझे उस काल परिवर्तक का इस्तेमाल करने दो, मुझे अपने बेटे को दोबारा जिंदा करने दो। एक लंबा गहरा मौन छा छा जाता है। एक लंबा गहरा मौन छा जाता है। हैरी को यह बेहद मुश्किल लगता है। हम देखते हैं एल्बस सुनते हुए ज्यादा करीब आ रहा है। मतलब उसका बेटा सब कुछ चुपचाप ये सुन रहा है। भाई तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे को तो आ रहा है। हैरी, एमोस, समय के साथ छेड़छाड़, आप जानते हैं कि हम यह नहीं कर सकते। एमोस, बच्चा जो जिंदा बच गया की खातिर कितने सारे लोग मरे हैं। मैं तो बस यह कह रहा हूँ कि तुम उनमें से एक को बचा लो। इससे हैरी को चोट पहुंचती है, वह सोचता है, उसका चेहरा सख्त हो जाता है। हैरी, आपने जो भी सुना है थियोडोर नॉट वाली कहानी मनगढ़ंत है। एमोस, मुझे अफसोस है। डेल्फी, हेलो। एल्बस एक मील ऊपर उछलता है जब डेल्फी लगभग 20 साल की दृढ़ और विचित्र दिखने वाली युवती नजर आती है जो सीढ़ियों के पार उसे देख रही है। ओह सॉरी, चौंकना नहीं चाहती थी। मैं खुद सीढ़ियों पर छुपकर दूसरों की बातें सुनना पसंद करती थी। वहां बैठकर इंतजार करती थी कि कोई दिलचस्प बात सुनाई दे जाए। एल्बस, तुम कौन हो? क्योंकि यह एक तरह से मेरा घर है। और डेल्फी, देखो, मैं एक चोर हूँ। मैं तुम्हारा सब कुछ चुराने वाली हूँ। मुझे अपना सोना, अपनी छड़ी और चॉकलेट मेंढक दे दो। अच्छा, वह खूंखार दिखती है लेकिन फिर मुस्कुरा देती है। या तो चोर हूँ या फिर मैं डेल्फिनी डिगोरी हूँ। वह सीढ़ियाँ चढ़ती है और हाथ बढ़ाती है। डेल्फी, मैं उनकी एमोस देखभाल करती हूँ। देखो, मैं कोशिश करती हूँ। वह एमोस की तरफ इशारा करती है। और तुम कौन हो? एल्बस, उदास हंसी। एल्बस, डेल्फी, जाहिर है एल्बस पॉटर। तो हैरी तुम्हारे डैडी हैं। बहुत शानदार बात है ना? है ना? एल्बस, दरअसल नहीं। डेल्फी, ओह, क्या मैंने फिर से फाटे में टांग अड़ा दी? लोग स्कूल में मेरे बारे में यही कहते थे। डेल्फिनी डिगोरी कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जिसे वह खुद खोदकर उसमें नहीं समा सकती। एल्बस, वे मेरे नाम को भी बहुत तोड़ मरोड़ते हैं। अंतराल, वह उसे
गौर से देखती है। एल्मोस, डेल्फी। वह जाने को होती है और फिर झिझकती है। वह एल्बस की तरफ देखकर मुस्कुराती है। डेल्फी, हम अपने रिश्तेदारों को नहीं चुन सकते। एमोस सिर्फ मेरे मरीज ही नहीं, अंकल भी है। अपर फ्लेजली में मेरे नौकरी करने का एक कारण यह भी है, लेकिन इससे यह मुश्किल बन जाता है। अतीत में अटके लोगों के साथ रहना मुश्किल है ना? एमोस, डेल्फी, एमोस, सॉरी एल्बस। अपर फ्लेजली, डेल्फी, सेंट ओसवाल्ड ओसवाल्ड्स होम फॉर ओल्ड विचेज एंड विजार्ड्स, कभी मिलने आना अगर तुम चाहो। एमोस, डेल्फी। वह मुस्कुराती है और फिर सीढ़ियाँ उतर जाती है। वह उस कमरे में दाखिल होती है जिसमें एमोस और हैरी हैं। एल्बस उसे देखता है। डेल्फी, हाँ अंकल। एमोस, कभी महान रहे हैरी पॉटर से मिलो, जो अब मंत्रालय के पत्थर दिल अधिकारी बन चुके हैं। मैं आपको शांति में छोड़ता हूँ सर, अगर आप शांति में रह सकें। डेल्फी, मेरी कुर्सी। डेल्फी, जी अंकल। वह एमोस को कमरे से बाहर धका कर ले जाती है। हैरी अकेला रह जाता है और एकाकी दिखता है। एल्बस सोचते हुए सावधानी से देखता है। अंक 1, दृश्य 7, हैरी और जिनी पॉटर का घर। एल्बस का कमरा। एल्बस पलंग पर बैठा है, जबकि लोग उसके दरवाजे के बाहर आ जा रहे हैं। बाहर की सतत गतिविधियों के विपरीत अंदर शांति है। हमें जेम्स के गरजने की आवाज सुनाई देती है दूर से। जिनी, जेम्स, मेहरबानी करके अपने बालों पर ध्यान देना छोड़ो और इस बिखरे कमरे को ठीक करो। जेम्स, बालों पर ध्यान कैसे ना दूं, ये गुलाबी हो गए हैं। अब मुझे अपने अदृश्य चौके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जेम्स दरवाजे पर प्रकट होता है, उसके बाल गुलाबी है। जिनी, तुम्हारे डैडी ने वह चोगा तुम्हें इसलिए नहीं दिया था। लिली, किसी ने मेरी जादुई कार्डों की पुस्तक देखी है। जिनी, लिली पॉटर, यह मत सोचना कि तुम कल यह पहनकर स्कूल जाओगी। लिली एल्बस के दरवाजे पर प्रकट होती है। उसने परी पंख पहन रखे हैं जो फड़फड़ा रहे हैं। लिली, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, वे फड़फड़ाते हैं। वह बाहर जाती है। जब हैरी एल्बस को दरवाजे पर प्रकट होता है, वह अंदर झांकता है। हैरी, हाय। उनके बीच एक अजीब सा मौन रहता है। जिनी चखोट पर नजर आती है। वह अंदर देखती है कि क्या हो रहा है और एक पल रुकती है। वह हॉगवर्ट्स जाने से पहले तोहफे देने आया था। तोहफे रोन ने यहाँ भेजा है। एल्बस, ठीक है, प्रेम कार्ड, ठीक है। हैरी, मैं सोचता हूँ कि यह मजाक होगा, क्या पता। लिली को बांधने वाले बोने मिले हैं। जेम्स को एक कंघी मिली है जिसने उसके बाल गुलाबी कर दिए हैं। रोन के तोहफे, देखो तुम तो जानते हो ही, रोन रोन है। हैरी एल्बस का प्रेम काढ़ा उसके पलंग पर रख देता है। मैं भी, यह मेरी तरफ से। वह एक छोटा कंबल बढ़ाता है। जिनी इसकी तरफ देखती है। वह देखती है कि हैरी कोशिश कर रहा है और फिर धीमे से दूर चली जाती है। एल्बस, पुराना कंबल। हैरी, मैंने बहुत सोचा कि इस साल तुम्हें क्या दूं। जेम्स, देखो जेम्स के पास शुरू से ही अदृश्य चोगा है। और लिली, मैं जानता था कि उसे पंख पसंद आएंगे, लेकिन तुम। एल्बस, अब तुम 14 साल के हो चुके हो और मैं चाहता था कि तुम्हें कोई ऐसी चीज दूं जिसका कुछ मतलब हो। यह यह वह आखिरी चीज है जो मुझे मेरी मम्मी से मिली थी, इकलौती चीज। मुझे इस में लपेटकर डर्ली परिवार के पास भेजा गया था। मैंने सोचा था कि यह हमेशा के लिए खो गया था, लेकिन जब
तुम्हारी पेटूनिया दादी की मृत्यु हुई। आई पेटूनिया दादी खत्म हुई तो आश्चर्यजनक रूप से उनके सामान में डडली को यह छिपा मिल गया। बहुत अफसोस हुआ यार ये सुन के कि उसकी पेटूनिया वो खत्म हो गई आंटी, और उसने भल मन साहत से इसे मुझे भेज दिया। और तभी से देखो, जब भी मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत होती है मैं इसे छू लेता हूँ और इसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। और मैं सोच रहा था कि क्या तुम एल्बस, मैं भी इसे छूना चाहूँगा। ठीक है, सही है, उम्मीद है कि इससे मेरी किस्मत अच्छी हो जाएगी। मुझे निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत है। वह कंबल को छूता है, लेकिन इसे आप ही रखिए हैरी। मैं सोचता हूँ, मुझे यकीन है पेटूनिया मौसी चाहती थी कि यह मेरे पास रहे, इसलिए उन्होंने इसे अपने पास रखा, और अब मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो। मैं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से वे भी यही चाहती कि यह तुम्हारे पास रहे, और शायद मैं हैलोवीन की शाम को तुम्हारे और इसके पास आ सकता हूँ जिस रात उनकी मृत्यु हुई थी। मैं इसके पास रहना चाहता हूँ, और यह हम दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। एल्बस सुनिए, अभी मुझे बहुत सी पैकिंग करनी है, और बेशक आपके सिर पर भी मंत्रालय के बहुत से कामों का बोझ लदा होगा। इसलिए हैरी, इसलिए डेढ़ बोलना चाहिए उसे, हैरी। एल्बस मैं चाहता हूँ कि तुम यह कंबल अपने पास रखो। यार पेज 43 हो चुका है, और अभी मैं आगे इसको कट करते हैं और अभी पढ़ते हैं। यार रुको, पहले डिस्कस कर लेते हैं। यार अपने बड़े बेटे को अच्छा चीज़ दिया, अपनी छोटी बेटी को भी अच्छी चीज़ दिया। भाई छोटे मतलब मंझले बेटे की ऐसी चीज़ करने पे क्यों चढ़ा हुआ है ये? उसे कुछ अच्छा ला के नहीं दे सकता था? पुराना कंबल ला के दे रहा है उसको, वो भी कौन सा, उसके बचपने का। यार हद होती है यार, क्या इस कहानी में हैरी को लगता है विलन दिखाया गया है। चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं। 44 एल्बस, और इसका क्या करूं? परिपंख समझ में आते हैं डैडी, अदृश्य जोगी भी समझ में आते हैं, लेकिन यह वाकई अब उसका बेटे को भी खुन्नस आने लगी ऐसा लग रहा है। हैरी थोड़ा निराश है, वह अपने बेटे को देखता है, उसके करीब पहुंचने के लिए बेताब है। हैरी, तुम्हें पैकिंग करने में मदद चाहिए? मुझे हमेशा पैकिंग में मजा आता था। इसका मतलब था कि मैं प्रिवेट ड्राइव से बाहर जा रहा हूँ और हॉगवर्ट्स लौट रहा हूँ। देखो, मैं जानता हूँ कि हॉगवर्ट्स में पसंद नहीं है, लेकिन एल्बस मैं जानता हूँ वह आपके लिए संसार की सबसे अच्छी जगह है। बेचारा अनाथ लड़का जिसे उसके डरली अंकल आंटी सता रहे थे। हैरी, एल्बस प्लीज, क्या हम, देखो यहाँ उसका बच्चा ही उसकी ऐसी कर रहा है। सॉरी मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल रहे हैं, पर मैं क्या करूँ, ये कहानी ऐसी जा रही है ना, क्या बोलूँ मैं। वो सही बोल रहा है यार, वो बिल्कुल। पता है वो इसलिए खास था कि उसको उसके माँ बाप का दबाव नहीं था। सीरियसली उसके माँ बाप का उस बच्चे के ऊपर दबाव नहीं था, इसलिए वो इतना सक्सेस हो चुका, इतना इतना उसने सब कुछ किया अपनी लाइफ में। बट यहाँ उसी का बेटा, देखो उसके संग क्या हो रहा है, उसके बेटे संग क्या हो रहा है। सब मजाक उड़ाते हैं यार, उसके बेटे की लाइफ की धज्जियां उड़ चुकी है। आप सोच सकते हो कि क्या हालत होगी उसकी, ठीक है। वो अच्छा विद्यार्थी नहीं है, वो अच्छे कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके पिता ने जितना चीज़ हासिल की वो कुछ भी नहीं है, उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। तो यार कितना बुरा लगता है उसको। आप उसके नज़रिए से देखो, उसका डैड ही उसके नज़रों में विलन बन जाएगा ना, सीधी सी बात है। पर हाँ, बाकी बच्चों संग ऐसा नहीं हो रहा है, बस उसके संग वैसा हो रहा है, और इसका भी कारण हमें समझ में आएगा आगे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। एल्बस, जिसे उसका कजिन डडली सं, सता संताप दे रहा था, और हॉगवर्ट्स ने उसे बचा लिया। डैडी, मैं यह सब जानता हूँ, वह पुरानी बकवास। हैरी, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। एल्बस पॉटर, वो अपने बेटे को कह रहा है हैरी। एल्बस, बेचारा अनाथ लड़का जिसने आगे चलकर हम सबको बचाया, मैं यह बात पूरी जादूगर कौम की तरफ से कह सकता हूँ। हम आपकी बहादुरी के लिए बेहद कृतज्ञ हैं। अब मैं दंडवत प्रणाम करूं या फिर सलाम सलाम से काम चल जाएगा? तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि आगे मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने पहले ही बोल दिया। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि वो जबान भी लड़ा रहा है भाई अपने फादर से। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यार उसके फादर की लाइफ बहुत अच्छी गुजरी। मैं अपनी पर्सनल लाइफ की चर्चा यहाँ बिल्कुल भी नहीं करूँगा बिकॉज हम बुक पढ़ रहे हैं। बट सबके संग ऐसा होता है। बट हाँ, कुछ लोगों के संग ऐसा नहीं होता। बट हाँ, इसकी पर्सनल लाइफ जो यहाँ बता रहा है ना, ये बहुत सिमिलर है बहुत से लोगों की लाइफ से।
ठीक है, मेरी पर्सनल लाइफ की वजह से नहीं, बट हाँ बहुत लोगों की लाइफ सिमिलर होती है ऐसे में, ठीक है। आप स्टूडेंट ऑफ द ईयर देख लो, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होता है, बट वो मूवी अलग करो। कंटिन्यू करते हैं। हैरी, एल्बस प्लीज, जानते हो मुझे कभी कृतज्ञता नहीं चाहिए थी। वैसे सही बात है, उसे ये सब कुछ अनजाने में मिला है, हमें ये बात तो भूलना नहीं चाहिए। हैरी को ये सब कुछ अनजाने में मिला है एल्बस, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं इसमें डूबा जा रहा हूँ। यह इस पुराने कंबल का तोहफा होगा जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। हैरी, पुराना कंबल? एल्बस, आपने क्या सोचा था? क्या होगा? मैं आपके गले लग जाऊंगा? मैं आपसे कहूंगा कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ? क्या क्या? हैरी, आखिरकार आवेश में आते हुए, मतलब उसको भी गुस्सा आ ही गया आखिरकार, भाई वो भी एक वो है ना, क्या है पता नहीं। तुम जानते हो, मैं तुम्हारे दुखड़े की जिम्मेदारी उठाते उठाते तंग आ चुका हूँ। कम से कम तुम्हारे पास डैडी तो हैं, क्योंकि मेरे पास नहीं थे, ठीक है एल्बस। और आप सोचते हैं कि यह बदकिस्मती थी? मैं ऐसा नहीं सोचता हैरी। तो तुम मेरी मौत चाहते हो एल्बस? नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि काश आप मेरे डैडी नहीं होते। हैरी, जैसे किसी सांड को लाल झंडा दिखा गया हो। देखो, कई बार तो मेरे भी दिमाग में आता है कि काश तुम मेरे बेटे नहीं होते। खामोशी छा जाती है। एल्बस सिर हिलाता है। अंतराल। हैरी को एहसास होता है कि वह क्या कहा गया है। नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था एल्बस। हाँ, आपका यही मतलब था हैरी। एल्बस, तुम मुझे उत्तेजित करने में माहिर हो एल्बस। आपका यही मतलब था डैडी। और सच कहूँ तो इसके लिए मैं आपको दोष नहीं देता। यार अब कहानी इंटरेस्टिंग होती आ रही है, पता है। एक भयंकर खामोशी। अब शायद आपको मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए हैरी। एल्बस प्लीज। एल्बस कंबल उठाता है और फेंक देता है। कंबल रॉन के प्रेम कांटे से टकरा जाता है, जो पूरे कंबल और बिस्तर पर बिखर जाता है। इससे धुएं का हल्का सा झोंका उठता है। एल्बस, तो मुझे ना खुशकिस्मती मिली ना प्रेम। एल्बस कमरे के बाहर दौड़ जाता है। हैरी उसके पीछे जाता है। हैरी, एल्बस एल्बस प्लीज। तो ठीक है। अंक एक, दृश्य 8। सपना, चट्टान पर झोपड़ी। अरे ये क्या यार पहले मैं टाइम देख लेता हूँ। ओहो, 1 घंटा 7 मिनट हो चुका है। ठीक है यार, अभी इसको मैं बीच बीच में ना थोड़ा कोशिश करता हूँ कि अपने विचार भी डाल दूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग हो जाएगी ना, एक बुक पढ़ना यार बोरिंग हो जाती है। मैं अपने विचार ना ला दूँ इसके ऊपर तो क्या होगा। तो मेरे विचार कुछ, अभी हम अंक 1 है और दृश्य 8 अभी पढ़ेंगे। मैं पेज नंबर 47 पहुँच चुका हूँ। तो मैं बस यही देख रहा हूँ कि यार यहाँ तो बहुत ही सीरियस मैटर चल रहा है, जो कि घर घर की कहानी वाली मैटर चल रही है क्योंकि उनके घर की बात है ना। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हैरी से वो नफरत करता है, उसका बेटा जो कि मंझला बेटा है। और वो क्यों ना करे, बिकॉज उसके बेटे में वो कुछ भी खास बात नहीं है जो कि उसमें होनी चाहिए। और ना सिर्फ उसके दोस्त ले लो या फिर उसका जो हाउस है उसको ही ले लो, मतलब उनने पूरी तरीके से उसकी नाक कटा दी है। ना सिर्फ ऑफिस में, मतलब सोचो हैरी को भी सुनने मिलता होगा कि यार ऑफिस में भी नाक कटा दी इसके बच्चे ने, मतलब सोचो ऐसे ही होता है। बट वहीं पे उसका बड़ा बेटा अच्छा कर रहा है, बेटी भी अच्छी पढ़ाई कर रही है। बट यही कहाँ हो गया, उसको भी यही लग रहा होगा। तो ठीक है, बस यही सब कुछ हो रहा है, उनके झगड़े हो रहे हैं। पता नहीं आगे जाके कहानी कहाँ किस मोड़ पे आती है, बट ऐसे ही है अभी तो। अंक 1, दृश्य 8।